अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का आर्टिकल है ये काफ़ी लंबा होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप सब लोग जानते हैं कि फिज़िक्स का जब भी पेपर आता है उसमें ग्राफ्स का पोर्शन ज़रूर होता है, ग्राफ्स का। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने लगा हूँ ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम लोग आज तकरीबन 20 के करीब ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी करते जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इसकी आगे टाइप्स होंगी। एक बात याद रखिएगा, जब भी हमने कोई ग्राफ बनाना होता है तो वाई एक्सिस पर रखना होता है डिपेंडेंट फैक्टर और एक्स एक्सिस पर रखना होता है इंडिपेंडेंट। तो मैं एक्स एक्सिस पर टाइम रखूँगा और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट रखूँगा। तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, स्लोप वो वेलोसिटी होती है। अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो फिर उसकी स्लोप स्पीड होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो उसकी स्लोप वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्यों है? जो स्लोप होती है ना, स्लोप, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वाई की वैल्यू ओवर चेंज इन एक्स की वैल्यू। तो अगर आप गौर से देखें, वाई के लोंग हमारे पास पड़ा है डिस्प्लेसमेंट और एक्स के लोंग पड़ा है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ये वेलोसिटी होता है, तो इसकी स्लोप जो आएगी वो वेलोसिटी आएगी। चलें पहला केस डिस्कस करते हैं कि कोई भी गाड़ी या बॉडी रेस्ट पे है। बेटा जब गाड़ी या बॉडी रेस्ट पे होगा ना तो ज़ाहिरी बात है वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, लेकिन टाइम तो मूव करता जाएगा ना, टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन बॉडी रेस्ट पे है तो इसलिए डिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आएगी लेकिन टाइम में वेरिएशन आएगी। तो उसका ग्राफ ये बनेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। याद रखिएगा वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो इस केस में डिस्टेंस भी आपका ज़ीरो है, इस केस में वेलोसिटी भी ज़ीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे खड़ा है, और इसकी जो स्लोप है, स्लोप याद रखना है, जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो स्लोप भी सारी बात है ज़ीरो ही है, और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगले ग्राफ की बात की जाती है। अज्यूम करें दूसरा ग्राफ हमारा इस तरह का है कि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, और ग्राफ इस किस्म का है। तो याद रखिएगा अगर इस किस्म का ग्राफ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल कवर कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप जो है वो भी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वेलोसिटी तो फिर कांस्टेंट हुई ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये आपका कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस शक्ल में आएगा। याद रखिएगा। अगला मैं बनाता हूं ग्राफ। अगर बॉडी की वेलोसिटी, ये इस वक्त इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है। आगे अगर ग्राफ इस किस्म का हो, इस किस्म का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस किस्म का हो, तो आपने समझ जाना है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव है। याद रखिएगा इस वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में वो इक्वल तो कवर कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और इनिशियल कम है। लेकिन इस वाले में इनिशियल ज़्यादा था और फाइनल कम होता जा रहा है, तो इस वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है।
और स्लोप जो है आपको पता है वो भी यही होगी, सेम ही होगी इसकी भी, कांस्टेंट और नेगेटिव। और एक्सेलरेशन इसमें भी जीरो ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। अब 3 ग्राफ और हमने डिस्कस करने हैं। अज्यूम करें आपका ग्राफ इस किस्म का आ जाता है, इस किस्म का। इसका मतलब है कि शुरू में इसकी जो स्लोप थी वो ज़्यादा है। यहाँ पर याद रखिएगा, इस ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर रही है। याद रखिएगा, डिक्रीज कर रही है। अब आप कहोगे कि ये बड़ा अजीब सी बात है, वेलोसिटी कैसे डिक्रीज कर रही है, स्लोप भी डिक्रीज कर रही है। बेटा याद रखिएगा, पहले यहाँ चढ़ाई ज़्यादा है, फिर ये स्लोप कम होगी। ये आप देख सकते हैं स्लोप कम होती जा रही है। असल में ना पहले थोड़े टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया उसने, तो वेलोसिटी ज़्यादा थी। फिर टाइम बढ़ता गया लेकिन डिस्टेंस कम होता गया, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये याद रखिएगा, ये शेप अच्छे से समझ लीजिए। इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। देखिए ना, जब ये जाकर ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा सीधा अगर, तो ये वाला केस बन जाएगा पहला कि वेलोसिटी जीरो होगी। अब ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्लोप भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पैराबोला शेप। तो एक्सेलरेशन जो है ना, पैराबोला शेप में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कांस्टेंट होता है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जाहिर बात है नेगेटिव में होगा। कांस्टेंट होगा और साथ में नेगेटिव में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। कांस्टेंट होगा और नेगेटिव में होगा। और अगर ये आपका ग्राफ दूसरी तरह से हो, इस शेप की बजाय ऐसे हो, डिस्प्लेसमेंट का एम ग्राफ, तो इसका मतलब है कि अब इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्लोप भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये भी पैराबोला शेप है, तो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा। और कांस्टेंट होगा, पैराबोला शेप में कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस शेप का आ गया, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले डिक्रीज करी है और फिर इंक्रीज करी है। स्लोप के साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी को ही होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी एक चीज ही होती है। तो ये भी पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। और एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, पहले नेगेटिव में होगी यहां तक और बाद में पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ जाएंगे। अच्छा, एक आगे मूव करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। अब मूव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ जी। तो अब बात करते हैं जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। याद रखिएगा, इसमें भी वैसे ही कि वाई एक्सिस पर हमने लेना है डिपेंडेंट और एक्स एक्सिस पर लेना है इंडिपेंडेंट। तो इधर टाइम आ गया, इधर वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी। तो इसकी जो स्लोप होगी ना वो एक्सेलरेशन होगी। क्यों होगी ये आपको मैंने बता चुका हूं कि स्लोप का फार्मूला है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो ये एक्सेलरेशन आएगी। और इसमें जो ग्राफ के नीचे एरिया होगा ना, एरिया अंडर ग्राफ, वो डिस्टेंस को शो करेगा, डिस्टेंस को। ये याद रखिएगा, एरिया अंडर द ग्राफ जो आएगा वो डिस्टेंस को शो करेगा, डिस्टेंस को। लो जी, हम लोग मूव करते हैं। पहला ग्राफ शुरू करते हैं कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। याद रखिएगा, अगर ग्राफ ये इस तरह का होगा ना, इसका मतलब है
वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है और स्लोप भी 0 है। याद रखिएगा, जब इस तरह से एक ग्राफ होगा ना एक्स एक्सिस के टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल, तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 और स्लोप भी 0। अच्छा जी, अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आ जाए, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो आपने समझ जाना है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्म, इसकी इस वक्त वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, सॉरी, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है। तो यहां पर भी इसका एक्सेलरेशन 0 ही होगा, पॉजिटिव में होगा। यहां पर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा और पॉजिटिव में होगा, हमेशा ही 0 रहेगा। आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यहां पर भी हमेशा 0 रहेगा, इसको भी आप कांस्टेंट एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका ग्राफ 0 रहेगा और स्लोप भी इसकी 0 रहेगी। याद रखिएगा, जब ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर को जा रहा होगा तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वली इंक्रीज कर रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, और स्लोप भी ऐसे ही है, क्योंकि स्लोप ही एक्सेलरेशन को शो कर रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अज्यूम करें अगर इसका ग्राफ आपके पास इस तरह से आ जाए, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आ जाए, इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो याद रखना, इसकी जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है और साथ में आप स्लोप, एक्सेलरेशन स्लोप को शो कर रही है। याद रखें, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है और इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इसकी स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव में है और इंक्रीज कर रही है। क्यों? देखें, आप यहां पर देखें, ढलवान थोड़ी है, यहां ढलवान ज्यादा होगी, यहां ढलवान मजीद ज्यादा होगी, ढलवान बढ़ती जा रही है, चढ़ाई ज्यादा होती जा रही है। ये तरीका होता है चेक करने का एक्सेलरेशन और स्लोप के बारे में। तो इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता और पॉजिटिव में है। आगे देखते हैं जी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होगा, याद रखिएगा वेलोसिटी अब भी इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि इंक्रीज कर रही है, लेकिन नेगेटिव में होगा, सॉरी पॉजिटिव में आएगा लेकिन डिक्रीज कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। देखिए, यहां पर स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम होगी। वेलोसिटी क्योंकि बड़ी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा, लेकिन डिक्रीज इसलिए हो रहा है, पहले ज्यादा पॉजिटिव फिर कम पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि स्लोप इसकी डिक्रीज कर रही है। तो स्लोप भी इसकी पॉजिटिव भी है और डिक्रीज भी कर रही है। आई होप सो समझ लगी होगी आपको इस बात की भी। इसी तरह से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है ऐसे, तो इसका मतलब है स्पीड इसकी पहले डिक्रीज करी फिर नेगेटिव में इंक्रीज करी है। पहले इसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज करी, फिर बाद में इंक्रीज करी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि डिक्रीज करी इसलिए नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में है और साथ में कांस्टेंट रहेगा स्लोप, क्योंकि एक जैसी सीधी लाइन है तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव में है लेकिन कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से स्लोप जो है इसकी, अगर यही बात की जाए, स्लोप भी ऐसे ही है इसकी, नेगेटिव में होगी और कांस्टेंट होगी। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक सीधी लाइन है तो चढ़ाई हर जगह सेम ही है। इस वाले में आप देखें वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, लेकिन स्लोप
इसकी आप देखें चढ़ाई ज़्यादा है फिर कम होगी, इसलिए ये डिक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन ही होती है। आई होप सो सबको समझ लगी होगी। अच्छा, दो चीज़ें पीछे मैंने आपसे चेंज करनी थी, वो निकल गई जेन से। अगर ग्राफ ऐसा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका जो डिस्टेंस निकालना होगा ना, इसके नीचे जो एरिया है ये डिस्टेंस बताएंगे। सबका ही एरिया डिस्टेंस होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा वीटी डिस्टेंस का। लेकिन अगर आपका ग्राफ ऐसा होगा तो इसमें भी ये जो नीचे एरिया आ रहा है ये डिस्टेंस को ही शो करेगा, लेकिन अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1/2 VT। ये आपने याद रखना है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस कवर होगा VT। अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो इसका जो डिस्टेंस कवर करेगा ये 1/2 VT होगा, और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कवर हो गया। अच्छा, एक चीज और, स्लोप का फार्मूला tan थीटा भी होता है, और ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं इस तरह के कि एक कोई भी ग्राफ है जी, उसने ग्राफ ने 30 डिग्री बनाया है, उसकी स्लोप क्या होगी। तो बंदा परेशान हो जाता है, यार ये क्या हो गया। आपने जस्ट tan 30 लेना है, स्लोप निकल आएगी। ये मेरे पास एक किताब है, उसके ऊपर मैं एमसीक्यूज देख रहा हूँ, उसने यही कहा हुआ है कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो 30 डिग्री बनाते हैं और 60 डिग्री बनाते हैं, तो स्लोप की रेशो निकालें या वेलोसिटीज की रेशो निकालें। तो देखो ना, ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होनी है ना वो वेलोसिटी होनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो उसने कहा है कि 30 डिग्री बनाता है और एक मतलब 60 डिग्री बनाता है, वेलोसिटीज की रेशो निकालो। बच्चा परेशान हो जाता है, यार ये क्या हो गया। आपने क्या करना है, tan 30 ओवर tan 60, बस V1 ओवर V2, आपका जवाब निकल आना है। तो याद रखना है, स्लोप का फार्मूला tan थीटा भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ना वो एक्सेलरेशन होती है। ये आपने याद रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज हल होने हैं। जी स्टूडेंट, आगे मैं आपको चंद जो ग्राफ है वो कैसे बनेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दोनों की पावर 1 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं। याद रखना, ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ गया, तो याद रखिएगा जी इसकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ये अगर यहाँ पर मोमेंटम है और यहाँ पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी, तो मोमेंटम और वेलोसिटी का जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और भी ग्राफ लेना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर कोई ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो याद रखना उनका जो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ फॉर एग्जांपल ये मोमेंटम और वेलोसिटी का आ गया। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं, मिसाल के तौर पर कह देते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, तो अगर मैं यहाँ पर √L यहाँ पर पूरा ही ले लूँ और यहाँ पर टाइम पीरियड ले लूँ, तो फिर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। आई होप सो इसकी समझ लगी होगी। यहाँ पर ये √L जो है ना, ये पूरा ही x को शो कर रहा है। बच्चे के ध्यान में आ सकता है कि यहाँ पर आपने x की पावर 1 लिखी, यहाँ पर l की पावर 1/2 है, तो बेटा ये याद रखना ये l √ दोनों मिलाकर ही मैंने रख लिए है ना, तो ये पूरा ही x के बराबर है, ये सारी ही रकम x है, तो इसलिए इनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। अच्छा जी, अगला ग्राफ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप की रकम हो x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज दोनों का सम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। तो इस ये असल में ना इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर हम इधर काइनेटिक एनर्जी ले लें, इधर पोटेंशियल एनर्जी ले लें, ऐसे ग्राफ बनेगा। एक बढ़ेगी रकम तो दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इस तरह का अगर आए कि दो रकमें हैं, उनकी पावर 1 1 नहीं है, उनको जमा किया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही जवाब आ रहा है,
तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये आपने याद रखना है। केस नंबर 1 था और ये केस नंबर 2 है। अब आगे मूव करते हैं केस नंबर 3 की जानिब। अगर आपके पास कोई रकम आई है और साथ में कांस्टेंट है, ऐसे कोई चीज आपके पास आई, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन साथ में कांस्टेंट हो, तो याद रखना है आप लोगों ने कि ग्राफ जो है इनका कभी भी ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, ओरिजिन से आगे पीछे हो जाएगा, यहां से गुजर जाएगा या यहां से गुजर जाएगा, ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। अगर कोई साथ में कांस्टेंट आ रहा हो, अगर c ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ इधर से गुजरेगा, अगर ये कांस्टेंट लेस देन 0 होगा तो ग्राफ इधर से गुजरेगा। लेकिन ग्राफ तब गुजरेगा, यहां सेंटर से तब गुजरेगा जब ये कांस्टेंट जो है वो 0 के बराबर हो, तब ग्राफ उधर से गुजरेगा। तो ये मैं आपको बता दूं, अभी और बहुत सारे केसेस हैं, इनको जहन नशीन कर लें, आपको ये चीजें समझ लगेंगी सारी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। मसलन अगर ये यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है साथ में, तो फिर इनका ग्राफ ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। अच्छा जी, केस नंबर 4, अगर y डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है x के स्केयर के, जैसा कि आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक होती है 1/2 k x स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m v स्क्वायर, स्क्वायर आता है। तो इनका जो ग्राफ बनेगा ना, याद रखिएगा, इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ऐसे इस तरह से ग्राफ बनेगा इनका। इसको बोलते हैं पैराबोला शेप। ऐसे ग्राफ बनेगा इनका। अगर मैं बात करूँ ना वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी का स्केल ले लें, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ले लें, तो इस तरह से इनका ग्राफ बनेगा। ये याद रखना है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये याद रखनी है चीज़ें कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्केयर, यानी जैसे ये काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल एनर्जी एक्स के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ ये बन रहा है। तो इसको याद रखिएगा सब लोग। केस नंबर 4 मैं यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ समझानी है। केस नंबर 5, अगर फॉर एग्जांपल y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स के हो, जैसा कि आपका टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल के हो, तो हम आप टाइम पीरियड बनाओ, सॉरी ग्राफ बनाओ टाइम के और एल के, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, पैराबोला इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर ना मैंने अंडर रूट एल के और टाइम के दरम्यान में बनाया था, तो ये स्ट्रेट लाइन बनी थी, लेकिन यहाँ पर एल और टाइम के दरम्यान में बनाएंगे, यानी अगर अंडर रूट में पावर आ जाए ना, अंडर रूट में आ जाए, तो उनका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे पैराबोला शेप है, इसको भी बोलते हैं। लेकिन ये फर्स्ट ये याद रखना है, अगर एक्स का स्केयर आएगा तो ये शेप बनेगी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर अंडर रूट एल आएगा तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, जब आप पढ़ेंगे एनडी टेस्ट की क्लासेस लेंगे, तो वहाँ पर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। बस आपने यहाँ पर याद रखनी है चीज़ें। अच्छा जी, केस नंबर 6, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस है जी। तो याद रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो केस है वो ऐसे बनता है, ऐसे हाइपरबोला बोलते हैं इसको, हाइपरबोला। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रेशर है और यहाँ पर 1/, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में, ऐसे याद रखना है। प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम है, तो इनका हाइपरबोला बनेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रेशर और 1/वॉल्यूम का बना लेता हूँ, 1/वॉल्यूम, तो फिर ग्राफ स्ट्रेट हो जाना है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम का और प्रेशर का लेंगे तो ये हाइपरबोला बनेगा, अगर प्रेशर का और 1/वॉल्यूम का लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर हो, 1/x स्क्वायर,
तो याद रखना ये हाइपरबोला से ऊपर बनता है, हाइपरबोला के ऊपर। और अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, तो ये भी हाइपरबोला के नीचे बनता है। याद रखना है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो तो फिर ये हाइपरबोला, अगर एक्स की स्केयर होगी तो इसके ऊपर बनेगा, एक्स की अंडर रूट होगी तो इसके नीचे बनेगा। ये सारे केसेस आपने बड़े अच्छे से याद करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये लास्ट चीज़ जो है आपको मैंने समझाना चाह रहा हूँ, अगर ग्राफ हो फोर्स और इलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जो स्लोप होगी ना, स्लोप f/x स्प्रिंग कांस्टेंट होगी, याद रखना है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर ग्राफ हो QT ग्राफ, तो इसकी स्लोप होगी करंट। अगर ग्राफ हो QV, इसकी स्लोप होगी कैपेसिटेंस। अगर ग्राफ हो इलास्टिक मॉडुलस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो स्लोप होगी वो होगा प्लांक्स कांस्टेंट। ये याद रखना, स्लोप निकालने का तरीका होता है y की वैल्यू ओवर x की वैल्यू। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। ये मैंने बहुत सारी बुक्स से कंसल्ट करना होता है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। ये एक मेरे पास एक किताब है अज़हर इकबाल साहब की, इसके अलावा स्टेप्स की, किप्स की, उसके अलावा स्टूडेंट इनकी, उसके अलावा नेट के ऊपर भी बहुत सारी पढ़ी होती हैं किताबें, वो भी। तो आप लोग भी थोड़ी सी सर्च करेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया बच्चों।